नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। खबर दोपहर चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव, चुनाव और चुनाव। कारण सत्ता की सबसे ऊंची सीट। जनता के मुद्दे भले ही भूल जाए पर चुनाव के लिए रणनीति बनाना नहीं भूलते हैं। और फिलहाल हम देख रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहां पर यही व्यवस्था चल रही है कि जनता के मुद्दों की बात भले ही ना करें, गरीबी की बात भले ही ना करें, रोजगार की बात भले ही ना करें, भोजन की बात भले ही ना करें, रोटी कपड़ा और मकान की बात भले ही ना करें, पर यहाँ पर रणनीति जरूर बनेगी। क्योंकि चुनाव चीज़ ही ऐसी है। और चुनाव को लेकर जिस तरह से आज के समय में हमारी पार्टियां, हमारे देश के राजनीतिक दल सक्रिय हैं, कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। पर शायद ये सक्रियता अगर चुनाव से अलग जनता के मुद्दों के लिए देखी जाए तो शायद कुछ बेहतर तस्वीर यहाँ सामने आ सकती है। आज जो महत्वपूर्ण चर्चा विषय है वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ पर मेहनत के साथ अपनी रणनीति बना रही है। बहुजन समाज पार्टी एक समय राज किया, बसपा सुप्रीमो कई बार मुख्यमंत्री रही और एक अलग तरह की जो शासन प्रणाली है वो उनके सामने लेकर आई थी। कहा जाता है कि बसपा सरकार में कानून व्यवस्था बड़ी बेहतर होती थी, बसपा सरकार में विकास होता था, पर तमाम मुद्दे ऐसे रहे जिसके बाद बसपा सरकार को लेकर भी यहाँ पर विपक्ष लगातार कटाक्ष करता रहा। खैर, यह हम बसपा सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, हम बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं, जहां पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। वो जो बहुजन समाज पार्टी जो फिलहाल हमको ट्वीट पर ही नजर आती है। मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े मुद्दे हो जाते हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं सामने आती हैं, बड़े बड़े जनता के मुद्दों पर संघर्ष हो जाता है, पर बसपा सुप्रीमो महज ट्वीट के माध्यम से अपने आप को अपना विरोध जता देती है। और ये बात पहली नहीं है, लगातार इस ट्वीट के माध्यम से वो अपनी सक्रियता जाहिर करती रही है। खैर, पर यहां पर चूंकि जनता है, जनता जनार्दन है, वही आधार देती है और जनादेश वही रहती है। उसको पता है कि किसने हमारे लिए क्या किया है। और उसके लिए हमने लगातार देखा है कि 2014 से चुनाव से पहले भी जो एक प्रकार की विचारधारा थी वो अन्य पार्टियों को छोड़ बीजेपी की तरह अग्रसर हो गई। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर विचारधारा के बाद जो स्थिति सामने आई थी वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात थी। अगर हम बात करें 14 चुनाव की तो वहां बीजेपी 71 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर थी। पर अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी 22.5% वोट के साथ केवल उस समय केवल 60 सीटें जीत पाई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि समाजवादी पार्टी से महज 3% वोट कम, यानी 19.5% वोट लेकर बहुजन समाज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। तो क्या बहुजन समाज पार्टी केवल वोट काटने आई थी, या बहुजन समाज पार्टी के जो लोग थे, पसंद करने वाले लोग थे, जो जनाधार था, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात थी, वो अब लोग भूल चुके थे। इसे 14 में 19.5% वोट होने के बावजूद एक भी सीट नहीं आई। खैर, यहां 19 में पटकथा बदली और बसपा और सक्रिय होते हुए यहां चुनाव लड़ी। चुनाव समाजवादी पार्टी गठबंधन, और स्थिति कुछ अलग अलग ऐसी कि वोट परसेंटेज बहुत बड़ा नहीं, 17% वोट पर रहा, पर इस बार सीटें 10 आई। और जो सीटें 10 आई उससे बहुजन समाज पार्टी को संजीवनी मिली। अभी गठबंधन का शुमार था या फिर पब्लिक ने दोबारा एक बार उनके ऊपर विश्वास जताया। पर यहां पर अब चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां ना चुनाव 14 का है, ना 17 का है, ना 19 का है, ना 22 का है, बल्कि अब चुनाव है 24 का आम चुनाव। महत्वपूर्ण चुनाव है, उसमें वही सक्रिय होगा जिसको जनता जनाधार देगी, और जनता जनाधार के लिए संघर्ष देखती है। फिलहाल संघर्ष तो नजर नहीं आ रहा है, पर रणनीति नजर आ रही है। और बसपा सुप्रीमो ने आज भी लगातार बैठकों का दौर जारी है, और आज भी बैठक थी। वहां पर कार्यकर्ताओं को, कोऑर्डिनेटरों को, तमाम पदाधिकारियों को यहाँ गुड़ दिए गए कि इस बार चुनाव कैसा लड़ना है। पर चुनाव के बीच में जिस तरह से यहाँ सक्रियता है वो भी अहम है, क्योंकि यहाँ पर अगर बहुजन समाज पार्टी सक्रिय होगी तो यहाँ नुकसान किसका होगा। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो परंपरागत वोट बैंक रहा है, और उसको अगर बात करें, अगर उस वोट बैंक में जिस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं तो कहा जा रहा है ये वोट बैंक इस समय बीजेपी के साथ है, कोई कह रहा है ये वोट वर्ग हमारे साथ है, पर ये वोट वर्ग है किसके साथ। और अगर ये वोट वर्ग बसपा के साथ जाएगा या बसपा इसमें सेंध लगाएगी दोबारा, तो फिर नुकसान यहां पर किसका होगा। महत्वपूर्ण चर्चा विषय है। मेहमान जुड़ चुके, रूबरू करा रू। देवेंद्र मिश्रा नेता भाजपा से अपनी बात रखेंगे, कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता सपा से अपनी बात रखेंगे, और प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में सुधा मिश्रा अपनी बात रखेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा देवेंद्र मिश्रा से। देवेंद्र भाई, कैसे देखते हैं रणनीति बन रही है? हालांकि अभी रणनीति
धरातल पर नहीं उतरी है, संघर्ष धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर विरोध भी नजर आ रहा है, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर हो, तो केवल ट्वीट पे नजर आ रहा है। आपको लगता है कि ट्वीट की राजनीति से यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को कुछ मिलेगा? क्योंकि पिछली बार 10 सीटें जीत कर आई है और इस बार 24 चुनाव महत्वपूर्ण है। क्या जो वोट बैंक, परंपरागत वोट बैंक होता था, वो बसपा के साथ जाएगा? और अगर बसपा के साथ जाएगा तो नुकसान किसको होगा? मुझे लगता है कि जो स्थिति है, जो वोट परसेंटेज है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि शायद ये वोट बैंक आपके साथ कुछ हद तक जुड़ा हुआ है। तो अगर बसपा यहाँ सक्रिय होगी तो नुकसान आपका होगा। कैसे देखते हैं? जी, सर्वप्रथम तो मैं इस पहल का स्वागत करता हूँ जी कि कम से कम ट्वीट करके चुनावी इस व्यवस्था में कुछ एक कदम बढ़ाने का प्रयास किया। अच्छा, पूरे अगर देखा जाए तो 17, 19, 22 परिणाम ही नहीं, जी जब भी बहुजन समाज पार्टी जी सत्ता में थी, या आज क्यों टूटल लेडी बनने की स्थिति में है, जी, ये तो दौलत की बेटी है। अच्छा, जब ये सरकार में थी तो इन्होंने भ्रष्टाचार अच्छा, के अलावा कुछ इनकी कोई उपलब्धि नहीं। जी, ये आज भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे स्वप्न देख रही हैं अच्छा, कि हम किसी न किसी बहाने ये प्रकार हम सत्ता में आ जाएं, अच्छा, और उसी की कवायद है। आज ये पूरा प्रदेश और देश देख रहा है अच्छा, कि आम जनता के हित में अगर कोई ईमानदारी से काम करने वाली पार्टी, राजनीतिक दल है, तो भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, हमें कोई भय नहीं किसी प्रकार का। अच्छा, हमें तो जनता ने जनादेश दिया है, सेवा का अवसर दिया है। अच्छा, हम पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से अच्छा, जनता की सेवा कर रहे हैं, जो दिख रहा है। हमें कोई भय नहीं कि कोई ये अपने वोट बैंक को लेकर चिंता करे। अच्छा, हमारे लिए कोई वोट बैंक का मायने नहीं रखता। अच्छा, हम तो सबका साथ, सबका विकास की पृष्ठभूमि के साथ काम करते हैं। अच्छा, हमारे लिए कोई जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र नहीं है। अच्छा, वसुधैव कुटुंबकम के परिभाषा के साथ भारतीय जनता पार्टी चलती है। ये जो चुनावी माहौल में खड़े होके इस जाति के जोड़ लिया जाए तो ये होगा, उसके साथ गठबंधन कर लिया जाए तो ये होगा जी, उनका सहयोग लिया जाए तो ये होगा, ये इससे कुछ होना नहीं है। अच्छा, जनता का भला नहीं हो सकता, देवेन भाई, राष्ट्र का भला नहीं हो सकता। जी जी, आपने तमाम बातें कही, आपको चिंता नहीं, डर नहीं है ना। जब 47 सीटें समाजवादी पार्टी की 17 में आई थी, उसके बाद यहाँ पर 22 में 111 सीटें आई, डर लगा कि नहीं लगा? जी, नंबर एक ना, बात। ना। दूसरी बात सुन लीजिए मेरी बात को। दूसरा, आपने कहा कि हमें चिंता नहीं है। 2014 में 71 सीटें आई थी आपकी, और 2019 में 64 सीटें आई। हालांकि बाद में आप आजमगढ़ और रामपुर जीत कर आए, 2 सीटें आपकी बढ़ गई। तो यहाँ पर भी आपको अगर 64 सीट की हम बात करें, उपचुनाव की हम बात नहीं करते हैं, तो भी आप 60 सीटें यहाँ पर नुकसान में थे। डर है कि नहीं है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि 24 चुनाव बड़ा अहम है, और जिस तरह से यहाँ रणनीति चल रही है, रणनीति इतनी अहम चल रही है कि चुनाव से कई महीने पहले यहाँ सक्रियता देखिए आप, चाहे बसपा की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, चाहे समाजवादी पार्टी की हो। अखिलेश यादव भी रथ लेकर चल दिए हैं, अपने कार्यकर्ताओं को साफ फूंक रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो डर है आपको यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा? और शायद जिस तरह से अभियान चल रहे हैं, 9 साल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बता रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, टिफिन पर चर्चा चला रहे हैं, चाय पर चर्चा चला रहे हैं। अगर डर नहीं होता तो शायद इस अभियानों की जरूरत ना पड़ती। पर कहीं ना कहीं यहाँ पर हैट्रिक मानने की जो आप बात बोल रहे हैं केंद्र में, उसको लेकर आपके अंदर भी एक भाव है कि नहीं, अगर मेहनत नहीं करेंगे, अगर संवाद स्थापित नहीं करेंगे तो यहाँ नुकसान हो सकता है। इस डर को क्या कहेंगे आप, जो अभी आप लगातार तमाम माध्यमों से आप जुड़े हुए मेहनत कर रहे हैं, सक्रियता देखिए आपकी? जी 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 जी। पहली बात तो समझे कि हम 2 सीटों से जी चलकर आज अच्छा शासन सत्ता संभाले। अच्छा
और भाई हमें इसलिए नहीं है अच्छा कि हमें जनता ने मौका दिया, जो जनता की अपेक्षाएं थी अच्छा उस पर हम पूरी तरह खरे उतरने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा हमारे भारतीय जनता पार्टी एक इकलौती ऐसी पार्टी जो मैं समझता हूँ कि जो आज चुनाव खत्म हुआ दूसरे दिन से अगले चुनाव की तैयारी में लग जाती है। वो मौसमी बरसात की तरह नहीं है, अच्छा चुनाव आया तो शुरू हो गया डमरू और ड्रम लेके बजाना गाना, ये सब अच्छा। नहीं होता। तो आप क्या कर रहे हम हैं? 12 अरे महीने आप क्या कर जी, रहे हैं? आप भी तो यही कर रहे हैं, नहीं टिकट नहीं पे हम ये चर्चा, नहीं कर चाय रहे पे हैं। चर्चा, रैलियां, जनसभाएं, जी 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 पूरे देश वो भर उसका में पार्ट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 9 साल तरीका हो कार्यकाल सकता बता है रहे हैं। वो क्या है? वो कुछ अलग है जी। क्या? जी। नहीं नहीं तरीका, अगर मैंने 9 साल काम किया है हाँ तो मुझे जनता को बताने का, जनता के बीच बात उठाने का, जनता से अपेक्षा का बिल्कुल, वो अधिकार है। अधिकार है आपको, अधिकार है, बिल्कुल लोकतंत्र का जी अधिकार देखा आपने। मेरा जी अधिकार है, अच्छा, लोकतंत्र में चलिए, ये सभी दलों का अच्छी अधिकार है। बधाई हो आपको। फिर आप मेरे डर, जी आपको डर नहीं है, डर नहीं है ना? चलिए ना ठीक है, ना ना ठीक है। कतई कपिल एकदम श्रीवास्तव तय नहीं। बताएंगे। कपिल भाई, इनको डर नहीं है, कोई डर नहीं है, ये इस बार हैट्रिक मारने जा रहे हैं, कोई डर नहीं है। कोई भी पार्टी सक्रियता करती रहे, चाहे ट्वीट पे खेले, चाहे जनता की भी संघर्ष करे, इनको डर नहीं है और इस बार हैट्रिक मार रहे हैं। और इनका मुखारबिंद, मुस्कुराता चेहरा बता रहा है कि बड़ा कॉन्फिडेंस है। आपकी क्या राय है कपिल श्रीवास्तव? जी और हम तो इस बात को ये कह रहे हैं, जी देखिए काफी इको हो रही है, इसको सही कराइए। जी, इको सही किया जाए। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आदरणीय मिश्रा जी ने कहा कि उन्हें डर नहीं, जी। क्योंकि वो हिटलर है, अच्छा, हिटलर है। तभी तो डर नहीं है। अच्छा। लोकतंत्र में जनता का भय तो सबको होता है, और वो भी चुनाव के अंदर जब आप जा रहे हो। या तो आप ये कह दीजिए हम्म। कि साहब मैंने सारे संवैधानिक संस्थाओं के चूल्हे हिला दिए, अच्छा। अब जो है वो चुनाव आयोग नई डेट बताएगा, हम्म। हमारे आईटी सेल का जो प्रमुख है वो बताएगा। अच्छा। जो हुआ था, आप ये कह सकते हैं कि भाई देखिए सर्वोच्च न्यायालय के भले इतिहास में 4 कॉलोनियम के वरिष्ठ जज बाहर निकल के कहें कि आज इस सरकार से देश के लोकतंत्र को खतरा है, अच्छा। तो बिल्कुल आपको कैसे डर होगा जब सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जज ऐतिहासिक रूप से बाहर आ रहे हैं। हम्म। और मैं एक बड़ी बात कह रहा हूं, जी देखिए गौरव भाई, हमारे गीता प्रेस एक हमारे गोरखपुर की संस्था है, जी बिल्कुल और मैं गोरखपुर से ही। बिल्कुल। बाबूजी हनुमान प्रसाद पोद्दार, जी उन्होंने एक आध्यात्मिक और धार्मिक संस्था की स्थापना की कि ये केवल प्रकाशन जो है जी वो गीता और हमारे जो सनातन धर्म से संबंधित पुस्तकों हैं कि वो करेंगे, जी जिसके लिए गांधी जी ने भी इनको सराहा। बिल्कुल। बल्कि गांधी जी ने एक पत्र लिखा, जी। और उन्होंने ये पत्र लिखा था कि ये जब आप संस्था ट्रस्ट चलाइएगा हम्म। तो इसमें किसी भी किस्म से कोई प्रचार प्रसार मत लीजिएगा और कभी कोई प्रशस्ति पत्र मत लीजिएगा। क्या बात है। ये गांधी जी ने कहा और सहर्ष स्वीकार किया। जी और हनुमान प्रसाद प्रसाद जी को जो है वो भारत रत्न मिल रहा था, हम्म। लेकिन इन्होंने लेने से इस बात से इनकार किया कि नहीं, हमारे वसूल के खिलाफ है, बिल्कुल। हमारे ट्रस्ट के वसूल के खिलाफ है, क्योंकि हमने गांधी जी को वचन दिया है। क्या बात है। आखिर वो कौन सी ऐसी दबाव था जी कि इनको ये प्रशस्ति पत्र लेना पड़ा गांधी जी के नाम से, लीजिए। और पैसा नहीं ले रहे, यानी कि जी। ये आधा अधूरा पुरस्कार लेने के लिए विवश क्यों किया जा रहा है। अच्छा, विवश किया जा रहा है। अच्छा। और क्यों किया गया? अरे भाई मैं तो पूछ रहा हूं कि भारत रत्न से बड़ा तो कोई सम्मान नहीं होता बिल्कुल है इस बिल्कुल सही देश में, बात है। या बिल्कुल होता है तो बता दीजिए। बिल्कुल सही और बात है। दूसरी बात कह रहा हूं कि जो महात्मा गांधी शांति पुरस्कार है, जी। अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार, जी ये किसी व्यक्ति और संस्था को दिया जा सकता है, लेकिन उस संस्था का योगदान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्यों को गांधीवादी तरीके से प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। अच्छा। तो ये तो धर्म और अध्यात्म पर आधारित संस्था है, अच्छा। क्योंकि समाज में तो फिर आपको पंथ निरपेक्षता वाली संस्था लेके आनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो हम इस बात को ये कहना चाहते हैं कि सरकार जो चाहे, हमें तो खुशी है भाई, लेकिन सिर्फ दबाव इतना ज्यादा क्यों इस किसी संस्था पे कि वो पैसा नहीं लेगी, प्रशस्ति पत्र लेगी, वो भारत रत्न नहीं लेगी, लेकिन अहिंसावादी ये इस पर ले लेगी जिस पर कि इस संस्था को दिया ही नहीं जा सकता है। अच्छा। तो आप ये देखिए इनकर हिटलर शाही, कितना दबाव इन्होंने उस संस्था के ऊपर बना दिया है। अच्छा।
ये जो हकीकत में लोग हम लोगों से मिलते हैं, अभी आपको हालिया चीज बताएं, जी गीता प्रेस बंद होने के कगार पे था, उसके 200 मजदूरों ने बाकायदा पूरी हड़ताल चलाई थी जी श्रम विभाग में जा करके, वो कि हमारी संस्था बंद होने जा रही है और इस तरीके की चीजें हम लोग का नियोजन करवाया जाए। और आप देखिए कितना रश्म कसी जब विपक्षी दलों का पड़ा, सब कुछ का पड़ा, तो किसी तरीके से ये ट्रस्ट बची है। बिल्कुल सही बात है। तो हम ये कह रहे हैं कि अब ये 1 करोड़ रुपए ले नहीं रहे, क्योंकि उसमें ये आप हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के ही विरुद्ध जा रहे हैं। जी भाई लालजी तिवारी जी को ये बताना पड़ेगा ना, जी जो इस समय यहाँ पर कार्य देख रहे हैं गीता प्रेस का, बिल्कुल बिल्कुल उनसे पूछिए। और मैं दूसरी चीज आपको कह दूं, जी ईवीएम जैसा ये चाहेंगे वैसा करवाएंगे कैसे? भाई आप तो लीजिए ईवीएम आ गया, ईवीएम आ गया जी। नहीं आएगा, नहीं जब चुनाव आयोग आ गया तो ईवीएम नहीं आएगा। अच्छा एक बात बताइए गौरव भाई, बहुत छोटी बात कह रहे हैं और इनसे उत्तर जरूर ले लीजिएगा जी। हम सारे लोग बैठे हैं। ये बताइए गोरखपुर में अगर लोकसभा का चुनाव होगा, जी दो लोकसभा सीट है, जी एक गोरखपुर सदर की, दूसरी बांसगांव की। बिल्कुल हमें बताइए कितनी ईवीएम की आवश्यकता इस गोरखपुर जिले को पड़ेगी? तो हम और आपको पता नहीं। जी अगर हम कहते हैं कि 1000 ईवीएम की आवश्यकता पड़ेगी, जी तो ये 1200 ईवीएम भेजेंगे, 200 पहले ही से पोल होता है। लीजिए और जो पोल होता है पहले से उसको रख लेते हैं, 200 हटा देते हैं वहां से, जो बनारस में हम लोगों ने पकड़ी, अच्छा पकड़ी विधानसभा के अंदर। वही नहीं, कर्नाटक में अभी अच्छा। पूरा 16 चक्का ट्रक में भरी ईवीएम फूंक दी गई। अच्छा ये तो कांग्रेस ने अगर ना फूका होता तो कांग्रेस भी फूका गई होती। अरे हिमाचल में भी ऐसे ही हुआ होगा, हिमाचल में भी ऐसे ही हुआ बार होगा। बार कह रहा हूँ, अच्छा मैं तो बार बार कह रहा हूँ अच्छा कि चोर जनता की उसको चोरी कहाँ करनी। अच्छा और एक चीज और भी आपको बता दें, अच्छा जहां ये 25-50 हजार वोटों से हार रहे होते हैं, अच्छा वहीं इनके बदलने का प्रभाव भी पड़ता है। अच्छा। लेकिन जहां ज्यादा मतों से चलिए, हारते हैं, चलिए। वहां कुछ कम मतों का अंतर ठीक है कपिल की भाई। दिखाई देती तो आपके मुताबिक पंजाब में, कर्नाटक में, हिमाचल में जहां जहां बीजेपी हारी है, दिल्ली में भी हारी है, वहां पर ईवीएम बदल दी जाती। ठीक है सुरा, मैं सलाह कर लूंगा। है। सुरा मैं तो जी आपको कहा कि कर्नाटक में फुका गई, अच्छा, पंजाब मैंने में तो क्या आपको हुआ? बताया कि पूरा 16 ट्रक। हाँ, पंजाब में इनका कुछ है ही नहीं। अच्छा, अकाली दल के वजह से हिमाचल वहां में, 2 सीटें आती हिमाचल थी। में फूकी गई थी क्या? हिमाचल के अंदर इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी, जिस लीजिए। तरीके से इन्होंने किया, जी, चलिए। इनको सरकारी कर्मचारियों ने साथ नहीं दिया पुरानी अच्छा पेंशन। अच्छा कपिल भाई, एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा रहेगा कि वो दिल्ली जी। जहां पर पूरी बीजेपी की महत्वपूर्ण कमेटी बैठती है, बड़े बड़े नाम बैठते हैं, बड़े बड़े लोग बैठते हैं, यानी पूरे देश की दिशा वहां से तय होती है, बीजेपी बड़े लीडर बैठते हैं, वो दिल्ली यहां पर लगातार बीजेपी हार रही है विधानसभा चुनाव में, तो क्या देखते हैं कि वहां पर भी इस तरह की व्यवस्था रहती है? दिल्ली एक 7 संसदीय क्षेत्र का जी। वो है, 70 मेरे ख्याल से विधानसभा सीटें हैं। जी ठीक है ना जी। एक बहुत छोटा है, और जी। वहां पे आंख रखने के लिए पूरी दुनिया मौजूद है। अच्छा अच्छा इसलिए आप दिल्ली के चलिए, साथ ठीक नहीं है। प्रभावित कर सकते हैं। अच्छा, सारे दिल्ली का नहीं कर सारा पा रहे। मीडिया आपका वहीं से चलता है। अच्छा। अंतरराष्ट्रीय रूप से सारे वहां पर कार्यालय मौजूद है। अच्छा ठीक है। और दूसरी चीज, बाकी जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत चलिए। कम सीटों पर है ना। चलिए जैसे गोरखपुर में अभी देख लीजिए, महापौर का इलेक्शन हुआ, चलिए और गोरखपुर के अंदर महापौर के इलेक्शन में 3,64,884 मत पड़े, चलिए हो गया। और जब ईवीएम खुला तो वो 5,20,000 हो गए। ये चलिए। इनसे पूछिए कि कैसे। पूछता हूं कपिल भाई, पूछता हूं। मीडिया हर जगह है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सोशल मीडिया इस समय इतना पहुंच चुका है कि कोई चीज छिप नहीं सकती। ठीक है, प्रवक्ता कांग्रेस सुरा मिश्रा, सुरा जी कैसे देखती है यहां पर, अगर जो परंपरागत वोट बैंक है बीएसपी का, उस पर यहां पर दोबारा प्रयास किया जा रहा है, रणनीति बनाई जा रही है, नुकसान होगा कांग्रेस को, या फिर कांग्रेस एक अलग व्यवस्था के तहत यहां पर इस वोट वर्ग को लेकर अपनी बात कहती नजर आ रही है? क्योंकि हिमाचल जीते और कर्नाटक जीते, आपका उत्साह सातवें आसमान पर है, और जिस तरह से यहां पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी शपथ पत्र लेकर आ रही हैं, पुरानी पेंशन स्कीम की बात करें या अन्य व्यवस्थाओं की बात करें, कैसे देखती हैं? क्या यहां पर बहुजन समाज पार्टी वोट वर्ग अपना दोबारा समेटेगी, और समेटेगी तो नुकसान यहां किसको होगा सबसे ज्यादा? गौरव जी, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि आपने स्वयं इस प्रश्न का उत्तर दिया जी कि आज सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि झूठ के पांव बहुत तेज चल नहीं पाते हैं। अच्छा। मतलब झूठ बहुत दूर तक चल नहीं पाता है।
तो अगर जनता समझदार हो रही है, मैं हर बार कहती हूँ कि जिस भी देश में या जिस समाज में या जिस जगह पे शिक्षा और जागृति दो जी। चीजें अगर आ गई, जी तो आपकी जो साम दाम दंड भेद सिर्फ राजनीति के लिए होती है, आप दूसरों को मेढक और बरसाती और छाता बोल देते हैं, अच्छा और आप स्वयं सिर्फ चुनाव में लगे रहते हैं। जी आप भाषिक मर्यादा सिर्फ अपने लिए चाहते हैं कि हमारे लिए अच्छा बोला जाए, लेकिन बाकी सब इस मर्यादा देश खत्म हो में चुकी जो है राजनीति से, भारतीय जितने राजनीति से। या रावण भी है या हाँ बिल्कुल, सुपर्णखा भी है मतलब तो बयान भी है। जी नहीं 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 बोले। गौरव जी, मैं सबसे पहले अपने पौराणिक पात्रों के रूप में नहीं, जब यहाँ ये बोला लोग जाता मजाक है, बनाते मैं हैं, सुनता हूँ ना, मैं मैं तो सुनता हूँ, आप भी सुनती हैं। मैं हाँ नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है। देखिए गौरव जी, जी। क्योंकि मैं ऐसा प्रयोग नहीं करती हूँ, जी। और मैं अपने धर्म, अपने धार्मिक होने और अपने देश की संस्कृति में बची हुई संस्कृति की रक्षा के लिए जितना कर सकती हूँ करती हूँ। जी। मैं राजनीति उस पर नहीं करती हूँ। राजनीति करने वाले राजनीति करके जो जी। राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे टाइप कर सकते हैं, जी। और आज राम की स्थिति क्या कर रहे हैं वो दिख रहा है लोगों को, उस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं जी है। बिल्कुल। ऐसे लोग मात्र राजनीति करते हैं जो ये कह दे। आप जी। बताइए, अगर कोई व्यक्ति ये कह दे जनता से कि हम जी। 24/7 चुनाव लड़ते हैं, जी वो जनता को बता रहे हैं, जनता समझ नहीं पा रही थी पहले कि ये अच्छा। मात्र चुनाव जीतने के लिए आई हुई पार्टी है, ये विकास करने के लिए नहीं आई है। अच्छा जिस पार्टी के 9 साल के बाद भी कुछ कहने के लिए ना हो कि आपने किया क्या है, जी। वो सिर्फ कंधा कांग्रेस का, बातें कांग्रेस की बेच तो रहे हैं, अच्छा लेकिन क्या ला रहे हैं इसकी इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ है ही नहीं। अच्छा। अभी मैंने कल भी आपसे कहा था कि एक विधायक जी की बातें आपका आप सुन लीजिए। मैं तो जी। उसको चाहती हूँ कि पूरे देश के लोग सुने। विधायक जी, भाजपा के विधायक है माननीय विधायक ने 5 काम गिनाए थे। उनसे अच्छा पत्रकारों ने पूछा कि इस 9 साल के 5 काम बताइए। जी उस 5 काम में जो सबसे महत्वपूर्ण काम था यूक्रेन का युद्ध रुकवाना। मैं हर बार अच्छा। उसका उल्लेख कर रही हूँ कि जी। अगर विधायक महोदय बता रहे हैं कि इस देश में प्रथम काम, इस देश के विकास में यूक्रेन का युद्ध रुकवाना था, वहां अच्छा। के छात्रों को वापस लाना और पाकिस्तानी छात्रों को वापस लाना, अच्छा तो जिस देश के 9 साल में यही काम किया गया हो, और सबसे बड़ी बात गौरव जी की युद्ध रुका नहीं। अच्छा युद्ध तो रोका गया मोबाइल से, लेकिन युद्ध रुका नहीं। अच्छा तो इस तरह रुका से नहीं। इस देश में भ्रम की स्थिति मेघालय पैदा रोक नहीं करना, पा रहे हैं। लोगों को विकास की बातों से करना। 1 करोड़ के रोजगार सरकारी खाली हैं। जी आप जितना देने वाले थे वो तो छोड़ दीजिए, जी 1 करोड़ की संख्या लगभग है जो जी। सरकारी विभागों में पद खाली हैं, जहां नौजवानों को, कम से कम 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिल सकती है। सोचिए, जो आप देने वाले थे तो अलग बात है, जो आप बनाएंगे सृजित करेंगे वो तो अलग बात है। जितने खाली पद हैं आप उनको नहीं भर पा रहे हो, और आप बाकी सारी बातें करते हो, सब पे दोष अच्छा। देते हो, ये करते हो तब भी करते हो। सरकार में आ तो जाते कम जीत से कर, कम समझ में प्रश्न नहीं का आता उत्तर। है। कपिल भाई सही बोल रहे हैं क्या? जी तब गौरव भी जी, सरकार में जीत कर आ जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए सरकार में दूसरे कारणों से जीतते झूठ हैं। अच्छा और अपने देश की जो सनातनी संस्कृति है ना, हम ईश्वर के नाम पे सोचिए, एक व्यक्ति इस देश में बैठ के कह रहा है कि हनुमान जी देवता नहीं थे, भक्त थे, अच्छा। और हम सुन रहे हैं, हमारी कोई भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। अच्छा। क्यों? क्योंकि 45 मिनट बिना अपॉइंटमेंट के प्रधानमंत्री उनसे मिल लेते हैं, अच्छा। और उनके ऊपर हस्त बड़ा हुआ है, वो कुछ भी कह दे, अच्छा तो किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही है। तो जिस देश में जी आप जानबूझ के एक सिलेक्टिव राजनीति का दायरा फैलाते हैं, बनाते हैं, अच्छा। आप युवाओं की बात नहीं कर रहे हैं, आप रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। गौरव जी, जिस दिन इस देश के 1 करोड़ बच्चे खड़े हो जाएंगे कि वो 1 करोड़ जॉब हमें चाहिए, जी इनको असलियत समझ में सुधा आएगी जी, कि मेरा जिस सवाल रहेगा एक। राजनीति को ये कर रहे हैं। सवाल जी रहेगा। बिल्कुल 14 में 2 सीटें, जी, 19 में 1 सीट, इस बार क्या स्थिति रहेगी 24 में? मैं आ रही हूँ। मुझे मालूम था कि जब राजनीति में ये लोग कहते हैं कि जनता ने कितना हमें दिलाया है, तो हमसे प्रश्न ये जरूर होगा। जी। मैंने कहा ना कि हार और जीत एक राजनीति का मुख्य तथ्य तो है, लेकिन गौरव जी सिर्फ वही एक तथ्य नहीं है। अच्छा हम हार जाएं या जीत जाएं, क्योंकि अच्छा। सिलेक्शन में और रिजेक्शन में एक ही फर्क होता है, एक जीतेगा और एक हारेगा। अच्छा। एक जगह पे पर एक ये ही हार भी व्यक्ति नहीं को है, जीत मिलेगी, ये दो हार भी नहीं है। नहीं, ये तो ऐसी स्थिति है मैं कि देखो, 14 में 2 नहीं, सीटें सुनिए। और 19 में महज 1 सीट। बहुत नहीं, बड़ी नहीं, सुनिए, यहाँ पर सुनिए, मैं आपके लिए इसको चिंता का मुझे विषय है, पता गंभीरता हमारे है। लिए, ये हार हमारे जीत लिए, नहीं है, हाँ, ये तो सुनिए, ऐसा सुनिए, परिणाम है कि सुनिए। आंखें खोलने वाला है। और गौरव जी, ऐसा मुझे ही परिणाम बोलने हम देंगे, 22 में गौरव भी जी, मुझे देखे बोलने हैं। देंगे, लड़कियों लड़ सकती का नारा ही मुझे फेल हो बोलने गया। देंगे, जी मुझे बोलने दीजिए। जी बोलिए। 2 सीट से सरकार बन सकती है, तो अगर 2 सीट पे हम आए हैं तो ऊपर उठ क्या सकते बात हैं। है, ठीक है। राजनीति में इसकी दोबारा शुरुआत कर रही है संभावनाएं बनी कांग्रेस। रहती ठीक हैं। है ठीक है बिल्कुल। ठीक है। देवेंद्र मिश्रा जी, आपने कपिल जी। श्रीवास्तव की बात सुनी और सुधा मिश्रा की बात सुनी। कपिल भाई ने सीधा आरोप आप लगाया है कि ईवीएम सेट करते हैं आप लोग और चुनाव जीत जाते हैं, और सुधा मिश्रा बोल रहे हैं कि हम ठीक है, हम 1 पे आए, 2 पर आए, अब 1 पर आए।
आप भी 2 से शुरुआत किए थे और यहाँ पर कांग्रेस की शुरुआत हो चुकी है। अब डर आपको लगना चाहिए, और डर नहीं लग रहा है तो निश्चित लगना चाहिए कि कपिल श्रीवास्तव भी यहाँ आपके ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाया उन्होंने, गीता प्रेस को लेकर भी, जी 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 और हिटलर शाही भी आपको कहा है। जी जी जी। लोकतंत्र की मर्यादा का हम नहीं करेंगे। अच्छा ये जो भी शब्द चाहे इस्तेमाल करें हमारे, अच्छा और मैं व्यक्तिगत रूप से मीडिया के सामने हूं तो बड़ी जिम्मेदारी पूरा करता हूँ जी कि कम से कम इंटेलेक्चुअल क्लास या जो भी एज ए स्पोक्सपर्सन या जो रिनाउंस लीडर्स हैं, जी संवैधानिक मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। यह विलाप विलाप इनका बिल्कुल ठीक है। अच्छा व्याकुलता होती है सत्ता से बाहर अच्छा व्याकुलता है। इतने दिन, यस यस, और उसके अलावा कुछ है ही नहीं। अच्छा व्याकुलता है। अगर वास्तव में इनके अंदर दर्द संविधान होता, की धज्जी उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं जनता कि के- संविधान नहीं, की मान लिया, दूसरी मान बात कहनी चाहिए। ये लोग सिर्फ आप- और सिर्फ आप मजाक आराम से उड़ा कहिए, सकते हैं, आप- भाषाई क्या कहा मर्यादा आप को जिस तोड़ चश्मे सकते से हैं देख रहे हैं और मुझे दूसरों कोई को दोष आपत्ति लगा नहीं, सकते हैं, बाकी एक कुछ छोटी नहीं सी आता। बात का जवाब क्योंकि दीजिए। उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी बात का जवाब दे दीजिए। नितिन भाई सभी पूछ लीजिए। स्तंभों को प्रदेश में नोट नितिन भाई करके कपिल भाई कुछ पूछे पूछ रहे हैं आपसे। गौरव, एक लाइन, जी बोलिए, जी, बोलिए। एक लाइन की बात है, जी। एक लाइन की बात। स्वागत जी। है। आप इतने बड़े पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के आप लीडर हैं, जी हम लोग तो सबसे छोटी पार्टी के लीडर हैं। जी लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि जिस देश के संविधान के आर्टिकल 123 यानी 1, 2, 3 के अंदर जो है जी वो अध्यादेश लाने की बात लिखी गई है जी। कि कब अध्यादेश लाया जाए। जी लेकिन जो आप जी। दिल्ली पर अध्यादेश लेकर के आए लीजिए। हैं, मुझे आप ये बताइए कि संविधान की हत्या है कि नहीं, और लीजिए। अगर हमें बता दीजिए कि उस आर्टिकल में क्या परिभाषित किया गया है, जी। तो मैं मान लूंगा कि आप संविधान को लीजिए। पढ़ते भी हैं और जी। उसकी रक्षा के लिए आप खड़े भी हैं। ठीक है, बताइए अच्छा करते संविधान की। नहीं नहीं नहीं, जी। मैं सीधे 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 बात करता हूँ। ये बात आप कहते मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा हम उस पर आपको जवाब भी देते। बिल्कुल बोलिए। किस अध्यादेश की बात आप? जी आप जब सत्ता में थे, जी आप जब रहते हैं, जी आप सारे लोकतंत्र के सभी स्तंभों को ध्वस्त करने का अच्छा काम करते हैं। अच्छा आपने अगर किसी भी संस्थागत व्यवस्था को सम्मान किया हो, बचाए रखा हो, उसके लिए जद्दोजहद की हो, तो आप ये प्रश्न पूछे मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जवाब दूंगा। प्रश्न कुछ है, आप जवाब कुछ अरे दे आप रहे तो हैं, क्या उनकी दे कमी रहे हैं? बता रहे हैं, जवाब दे नहीं, दीजिए नहीं, कि नहीं, आर्टिकल कमी नहीं। 123 के लिए क्या कर रहे हैं भाई, भाई। आप 8 साल देखिए। संघर्ष के बाद आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के 123 में फैसले के क्या बाद लिखा है, पहले ये यहाँ पर बताइए। उनको ये राय मिली जी, जी, थी। जी। 8 साल संघर्ष जी, जी। किया हमारी पार्टी ने हम- कोर्ट में, जी, जी। तब उनको यहाँ पर जीत हासिल हुई थी, और 8 साल के संघर्ष जी। के बाद आप यहाँ पर दहेज लेके चले आए। वही पूछ रहे हैं कपिल नहीं नहीं, श्रीवास्तव, ठीक, जवाब दे दीजिए। नहीं, हमने बिल्कुल जो भी हमें न्यायोचित लगा, हमने संवैधानिक राय ली है, विशेषज्ञों से बात किया, उसके बाद अच्छा। जो हमें ठीक इससे लगा वो हमें हमने किया। बताइए 1, 2, 3 में क्या लिखा हुआ है। क्या अब लिखा हुआ ये बता दीजिए। सरकार का दायित्व है, वो तय करेगा ना कि उसको क्या करना नहीं चाहिए। नहीं, सरकार का दायित्व प्रदेश छोड़िए, आपका में भी तो केंद्र में दायित्व है ना, सरकार आप इस चलानी देश है के तो नागरिक हैं। उसके हित में आप कैसे इस निर्णय देश लेने की सबसे हैं बड़ी वो उसका पार्टी विशेषज्ञ के आप है। मेंबर हैं और वही आप आज हमें नेता कलामी हैं। होंगे, हमें हो देश सकते के हैं। संविधान का आर्टिकल 1, 2, 3 बताइए कि उसमें क्या लिखा है। बताइए, बता नहीं दीजिए, नहीं, हमें जानकारी नहीं चली, हम आपके ज्ञानी, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए, अब मैं बता दे रहा आप हूँ। बता दीजिए। बता दीजिए। नहीं ठीक बात है मिश्रा जी, कोई जरूरी नहीं है कि हम सारे आर्टिकल जान रहे हो। जी मैं नहीं नहीं, बिल्कुल अगर आपके आपने बात से प्रश्न उठाया सहमत तो प्लीज मैं ये कह रहा हूँ कि उस सब देख रहे हैं आर्टिकल में आपको। ये लिखा हुआ है। जी अब सुन लें, जी। अब सुन लें, जी हाँ। उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि देश में आपातकाल की स्थिति में या कोई ऐसी चीज जिससे देश के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, लीजिए। और जब संसद सत्र ना चल रहा हो जी तब ये अध्यादेश लाया जा सकता है। जी ये मान लिया कि संसद सत्र नहीं चल रहा, जी वेरी गुड, ठीक। लेकिन हमें ये बताइए वो देश पे कौन सा आपातकाल आ गया जी कि आने वाले समय में, अभी अधिवेशन आपका शीतकालीन आने जा रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है। आप उसका इंतजार ना करके वो भी सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के आर्डर के अगेंस्ट में जाकर के जी आप ये अध्यादेश लेके आए हो। लीजिए। तो आप सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ का अनादर कर रहे हो, जी आप इस संविधान के अंदर आर्टिकल 123 का अनादर कर रहे हो, और जी। आप हमसे कह रहे हो आपको संवैधानिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, संविधान के अंदर देखना लीजिए। चाहिए। मैंने जी, तो जी, आपको सारी चीजें खोल के कह दी। लीजिए। मैं फिर कह दूं हाँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय, कोई भी न्यायालय, अच्छा। हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। तो यहाँ सम्मान क्यों नहीं किया? हमने उनके निर्देशों श्रीवास्तव का भाई पूछ रहे उल्लंघन हैं। नहीं किया, अच्छा हमने रास्ता निकाला। हाँ, मुझे आपने लगा- राम मंदिर नहीं है, राम मंदिर के ये फैसले सम्मान अब- किया, तो यहाँ भी सम्मान कर लेते। नाक आप सीधी जी जी नहीं, जी, कान आप मैं सीधा बोल रहा पकड़िए, हूं। चाहे कान उल्टा करके पकड़ लीजिए, रास्ते बात क्या तो मैं इतनी है। जा सकती हूँ? आप हमें लगा हमारे व्यवस्था में
इसका क्या असर होगा, जो अच्छा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। अच्छा उसके ये बाद भी फिर ऐतिहासिक हमने रूप से आपने गलत काम किया संविधान है। विशेषज्ञों से आज बात तक किया कोई कि इसको सरकार बेहतर ऐसा क्या नहीं हो की है। सकता है, अच्छा कौन सा रास्ता है, अच्छा रास्ता निकला है अध्यादेश देवेन भाई, यहाँ पर कौन विपक्ष सा एकजुट हो रहा है इस इसको भी मुद्दे चैलेंज पर। करें। देवेन मिश्रा जी, जिस मैं कह रहा हूँ जिस केजरीवाल जिस चिट्ठी लिख चुके संविधान हैं इसके में लिए। सुनिए सुनिए गौरव जी जी, गौरव जी जी, जिस बिल्कुल। संविधान में सब रास्ते बताए गए हैं जी, उस संविधान जी। के अनुच्छेद के हिसाब को छोड़ के अपने रास्ते बता रहे थे, ढूंढ रहे थे लोग। अच्छा रास्ता ढूंढ रहे थे कपिल देवेन भाई भाई। के उत्तर नहीं, में, हाँ, अगर मैंने ये किया, अलग रास्ते ढूंढ अगर जी। आपको लगता है कि इसमें कोई देवेन भाई, देवेन है, मिश्रा जी, और मेरा कहना संवैधानिक ये है तो प्लीज। है, देवेन मिश्रा, Yes. मेरा कहना ये है कि इस अध्यादेश के बहाने यहाँ पर विपक्ष एकजुट हो रहा है। केजरीवाल चिट्ठी भी लिख कोई बात चुके हैं नहीं। और कोई केजरीवाल बात- ने इनको स्पष्ट तो रूप से मुद्दा ये भी चाहिए। कहा है कि अगर ऐसे ही अध्यादेश आते रहेंगे तो राज्यों की शक्ति वो कम हो जाएगी और केंद्र सरकार के अधीन व्यवस्था चलती रहेगी। एलजी और राज्यपाल राज्य सरकारों का शासन चलाते रहेंगे अगर ऐसे अध्यादेश लाते रहेंगे। इस पे हम कोई कमेंट नहीं करेंगे जी। कि ये आजादी के बाद से यही व्यवस्था चल रही है, अच्छा जैसे सरकारें होती है अपने ढंग से चलाती है, अच्छा ना चलाती है। ना ना, गलत बात। वाह, जो भी क्या सरकार रहती है बात है, केंद्र में वो गलत बात चलाती है, है अपने ये ढंग से, बिल्कुल हैं। गलत अच्छा। है। भैया मैं और उनका भी संविधान का सबका छात्र मोटो रहा हूँ, होता है। इसलिए अच्छा। बर्दाश्त सफलता नहीं सफलता कर बात सकता। करे आप सर। हमको ऐसे निरर्थक सब संवाद चाहते हैं करने विकास की कोई हो, जरूरत अच्छे काम नहीं है। हो, अच्छा देश का उन्नति करे, युवा आगे बढ़े। अच्छा अच्छा उन्नति के लिए किया है कपिल भाई, उन्नति के लिए किया है। कुछ कंसिडर किया चलिए, तभी ये ठीक है। बातें आई हैं। जी अरे देश के संवैधानिक पीठ के अगेंस्ट जा करके आप रास्ता खोज रहे हो कत्ल करने के लिए संविधान का, और उसका पहरा तलाश रहे हैं आप। तो चलिए, ये तो महात्मा इसी जी मुद्दे पे एक बात और कर लूं। महात्मा है आप। कपिल भाई चलिए, आपने मुद्दा छेड़ा तो एक बार सवाल ले लूं आपका। अभी केजरीवाल यहाँ पर लखनऊ आए थे और उन्हें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। उन्होंने यहाँ पर समर्थन मांगा, तो क्या मान सकते हैं अध्यादेश के खिलाफ अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करती नजर आएगी? क्योंकि अभी तक कुछ हुआ नहीं है, समर्थन जरूर मांगा ये गया है। आम आदमी जी ये आम आदमी पार्टी की बात नहीं है। हम्म इस देश के संविधान की हत्या को रोकना है। अच्छा इस देश के सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के आदेश की जो हत्या की जा रही है चलिए। उसको रोकना है। चलिए। ये बात अलग है कि उसमें बेचारे पीड़ित केजरीवाल साहब हैं। हम तो करेंगे ही करेंगे उनको सपोर्ट, जी बल्कि हम पूरे विपक्ष से और सत्ता पक्ष से भी कहते हैं उन लोगों से वो अपनी आत्मा की आवाज सुने। जी। 1 मैन और 2 मैन आर्मी की बात छोड़ के देश के संविधान के साथ देवेंद्र मिश्रा जी स्वयं खड़ा हो। चल ठीक है, दोबारा हम डिबेट मुद्दे पे आता हूँ, समय बहुत कम है। कपिल भाई, मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता है, क्योंकि पहले भी आपके साथ रहे हैं, लाभ भी मिला है, क्योंकि ये कहा जाता है कि 10 सीटें आपके द्वारा ही जीत कर आई, क्योंकि 14 में कुछ नहीं था, 19% वोट के बाद भी जीत नहीं पाई थी, पर यहाँ पर जीत कर आई हैं। तो कैसे देखते हैं, अगर सक्रियता बढ़ी तो यहाँ पर क्या समाजवादी पार्टी को भी नुकसान होगा? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर मानवर काशीराम की मूर्ति का अनावरण भी हो रहा है, दलित ओबीसी वर्ग की बात भी कही जा रही है, और अखिलेश यादव एक नई तरह की व्यवस्था के तहत चल भी रहे हैं। तो क्या यहाँ पर बसपा की रणनीति से समाजवादी पार्टी को नुकसान होने की उम्मीद हो सकती है? गौरव भाई, जी 2007 के अंदर बसपा की सरकार थी, जी फुल फ्लेज सरकार थी। जी 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई। 2017 में आपने देखा कि डबल डिजिट में भी निचले स्तर पे पहुंच गए, जी और 2022 के इलेक्शन में जी सिर्फ एक सीट उमाशंकर जी की, जी वो जो बलिया के अंदर निकली है, बिल्कुल। वो उनके अपने व्यक्तित्व के कारण निकली। अच्छा आप देखिए, समाजवादी पार्टी ने 13.5% मतों की अभिवृद्धि करते हुए 47 सीट से 111, कुनबे की 125 की, जी और 210 सीटें ऐसी थी जिसमें मात्र 200 वोट से 1000 वोटों से हमें प्रशासन के द्वारा हराया गया। अच्छा, हराया गया। क्योंकि 351 सीटों पे आपने देखा होगा जी। कि जो बैलेट से कर्मचारियों के और जो बुजुर्गों के वोट पड़े थे, उसमें 351 सीटों पे समाजवादी पार्टी आगे चली। चलिए, और मैं अब आपको इस बात को कह रहा हूं कि बहुजन समाजवादी पार्टी को 2019 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन का समाजवादी पार्टी को तो नहीं, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी को लाभ मिला था। जी। वो 0 से 10 हो गए थे, हम 5 के 5 भी रहे। जी। हमने बावजूद इसके त्याग किया, और जी। हमने कोई बात आरोप भी तक नहीं लगाए। जी। बावजूद इसके कुछ ऐसी बहन मायावती जी की चीजें जी हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी नस पकड़ लेती है। अच्छा तो उनको ये सपा के अगेंस्ट जाके कहना पड़ता है कि साहब हम
हमें कोई लाभ नहीं हुआ। अच्छा, हम नस पकड़े हुए गठबंधन तोड़ते हैं, हमने तो आज नहीं तोड़ा। अच्छा। हमने तो आज भी नहीं तोड़ा है। मैं तो आज भी कह रहा हूँ। और मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ कि बहन जी को के ऊपर जो सीबीआई और ईडी ये सब लगाया हुआ है, अच्छा। उनके भतीजे के ऊपर लगाया हुआ है, जी। वो सारी चीजें हैं जो कहती हैं कि भाई हमें तो सपा को हराना है और संसद ही में जो राज्यसभा के अंदर भाजपा को हम भले वोट देना पड़ जाए, जी। एमएलसी के अंदर हमें भले देना पड़े। जी। तो आज तो जो उनके कृत्य हैं वो बी टीम बन करके हैं देवेंद्र जी। अच्छा, बी टीम है, इसलिए जहां सिरे से नकार दिया। जब वो जनता के बीच हाईलाइटेड हो चुकी हैं अच्छा। कि वो भाजपा की बी टीम है, जैसे ओवैसी साहब हैं, अच्छा। तो जनता उन्हें वोट नहीं देने वाली है। अच्छा, ठीक तो है। इसका लाभ इन्हें नहीं मिलेगा। इन्होंने केवल 1.5% मतों की अभिवृद्धि की थी और जी। हमने 13.5%। ये लाभार्थी पैदा करके उनको डेंट मारे थे उनके अपने वोटों में, जी। लेकिन हम लोग जानते हैं कि लाभार्थी को जो इन्होंने पैदा किया था उनको समुचित लाभ समय पे नहीं दे पाए। ठीक है, सुरा मिश्रा जी, आपकी जी, क्या जी, राय जी। है? जी, सुरा मिश्रा जी, सुरा जी, आपकी क्या राय है? क्योंकि यहाँ कपीस भाई ने तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को सीधा सीधा बी टीम बोल दिया भारतीय जनता पार्टी की, कह रहा कोई यहाँ पर नुकसान नहीं है। कहा था कि नुकसान फायदे की बात नहीं है। जी। यहाँ पे जो सच्चाई के साथ चलेगा उसके साथ जनता जुड़ेगी, क्योंकि जी। अब लोगों को झूठ परोसने के जो तरीके थे ना वो खत्म हो चुके हैं। अच्छा। पहले की पार्टियां कुछ चीजों को छोड़ देती थी कि भाई सामने वाला झूठ बोल रहा है तो हम उस पर जी। ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि जी। हम राजनीति में शुचिता और सदाचार की बात को करते थे जी। और उस बात को मानते थे। जी। इनके आने के बाद इन्होंने जो वन लाइनर झूठ परोसना शुरू किया, अच्छा। उसकी लोगों को काट मिलनी शुरू हो गई। अच्छा। लोग समझने लगे कि जब 1 सेकंड या 2 सेकंड या 4 सेकंड की वीडियोस को जब इस तरह से वायरल किया जाता है तो उसके आगे पीछे की बातें भी देखनी पड़ती हैं। अच्छा। तो जनता जब इतनी सजग और समझदार हो जाए तो कोई इनकी बी टीम हो, चाहे इनकी सी टीम हो, चाहे इनके साथ या इनके पीछे काम कर रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा। जनता में, मैंने पहले कहा, मैंने 1 करोड़ की बात, 1 करोड़ का जो रोजगार अभी है जी। और ये दे नहीं पा रहे हैं, जिसमें कुछ नहीं करना है। अच्छा। 9 साल में अगर कम से कम पद सृजित नहीं हो रहे थे, हमारे युवाओं के लिए जो पद थे वो 1 करोड़ के सरकारी संस्थानों में जॉब ये दे नहीं पाए। जी। जितने एग्जाम हुए उसमें कहीं ना कहीं कुछ भ्रष्टाचार आपको देखने को मिल गया। जी। तो जब जो हमारे युवाओं के साथ न जुड़ा हो, जो उनको नौकरी न दे पाए, जो उनकी बेरोजगारी की बात न कर पाए, महंगाई की बात न कर पाए, वो जनता की बात क्या करेगा? तो ये जनता के नहीं है, ये मात्र चुनाव लड़ने के लिए ठीक है। युवाओं में कहीं ना कहीं अंधविश्वास और आक्रोश डालने वाले लोग, ठीक है। जिसके लोग जी। समाज में एक पर्टिकुलर की इस समय की भाषा का प्रयोग, और ये लोग जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो आज के युवाओं की भाषा नहीं है, ये इनकी भाषा है। आज का युवा ज्यादा सजग है, ज्यादा समझदार है और वो भाषा का प्रयोग अपने अनुसार करता है, जो उसके पढ़े लिखे होने का दावा करती नहीं है, बता देती है। ये लोग क्या बताएंगे बच्चों को, या बच्चों को नौकरी क्या देंगे, क्योंकि इनकी नियत ही नहीं है। इनकी नियत ईमान 24/7 अच्छा। उसमें चुनाव में रहने की है। और मैं हर बार कहती हूँ कि जो पार्टी जनता के साथ होगी और जनता के मुद्दों पे बात करेगी और युवाओं की बात करेगी, उसके साथ जनता अपने आप आएगी। इसमें कुछ और कहने की जरूरत नहीं। ठीक है देवेंद्र भाई, 24/7 की अलग व्याख्या कर दी यहाँ पर सुरा मिश्रा ने। नहीं, केवल जीतने के लिए आए हैं। व्याख्या की बहन का मैं स्वागत करता हूँ इस पहले का जी। बहुत ही समझदारी वाली बात का मैं इनको सुन रहा हूँ जी। मैं बड़े सम्मान से कहना चाहता जी कि 2014 देखा, 2019 देखा, 2024 भी जी सामने है। अच्छा। हम तो तैयार हैं, ताल ठोक के तैयार हैं। अच्छा। ये पहले ये अपने कुनबे को या पार्टनर को गठबंधन को जिस स्वरूप में देखना भाषा का प्रयोग करते पहले उसको इकट्ठा करें। आप लोगों की भाषा यही दिक्कत है। आप जब बात करते हैं कि हम जनता के मुद्दों के साथ तैयार हैं तो अच्छा लगता। आप कह रहे ताल ठोक के तैयार हैं, कोई कुश्ती लड़ना है क्या? कुछ भी बोलना होता है। सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ। अरे बोलो कि हम चुनावी मुद्दों की चर्चा करेंगे, लोगों की बात करेंगे, ताल ठोक के खड़े हैं। काहे का ताल ठोक? ये बहन जी के बारे में कैसी बात कर रहे हैं जी। स्टेट गेस्ट हाउस का भूल गए हैं जी। सम्मान आप लोगों ने कराया था, सम्मान देने हमारे साथ किया। तो प्रेस वार्ता में उन्होंने सब बता दिया था जी कि द्विवेदी जी वहां अचानक कैसे पहुंच गए। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी। बहन जी जिनका विजन होगा, जिनका और बहन जी रोजगार अगर गलत बात होती तो क्या वो हमारे साथ चुनाव लड़ रही होती? इनसे पूछिए जी। बिल्कुल।
इनसे तो पूछिए, वो फिर झूठ बोल रहे हैं। विजन देवेंद्र भाई वो अगर देखने बोल का रहे हैं, जरूरी अगर भाई है। अगर समाजवादी पार्टी गलत होती तो क्या बसपा सुप्रीमो समाजवादी पार्टी से गठबंधन करती? समाजवादी पार्टी अरे गठबंधन करके चुनाव लड़ती। सारे काम किए, राजनीति का जितने क्या हक बात कर अच्छे रहे बुरे हैं? अच्छा, उन्होंने तो भविष्य कहा कि अच्छा होना कहां हो से सकता है ये भी आप राजनीति राजनीति रही हो। चले आए। हो सकता है ये भी जी। राजनीति का केंद्र रहा हो। उन्होंने तो कहा राजनीति कि के भीतर भारतीय कुछ जनता भी नहीं पार्टी है। की साजिश थी जो हमें सच्चाई है। देर से समझ में आई। चलिए जी देवेंद्र मिश्रा, मेरा राजनीति आखिरी कमेंट के- दे दीजिए कि जी यहाँ पर आपको हिटलरशाही, ईवीएम के दुरुपयोग और गलत तरीके से संवैधानिक हत्या करके यहाँ पर दहेज लाने की तमाम तरह के आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं। जी पर यहाँ जी पर हमारा मुद्दा भी कुछ अलग था, और मुद्दा था बसपा की सक्रियता और आपका जी नुकसान। जहाँ पर कपिल जी जी श्रीवास्तव ने विश्वास स्पष्ट कह करता दिया कि बहुजन समाज पार्टी आपकी बी टीम है। आपका आखिरी जी। स्टेटमेंट क्या है इस मुद्दे पर? नहीं कमेंट। मेरी कोई भी टीम नहीं है, जी। केवल एक टीम है हमारी, भारतीय जनता पार्टी। हम्म, ये ए बी सी डी जो ये अपना जोड़े घटाई इनका अच्छा काम है। अच्छा। और जब आदमी निराशा हताशा की स्थिति में होता है तो ऐसी बातें करता ही। अच्छा मैं इसको बुरा नहीं मानता, अच्छा। और मैं कमेंट्स चलिए, के रूप में तो आपको डर नहीं लग रहा है, सभी क्लियर हो प्रवक्ताओं गया। के पार्टी के उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। तो आपको डर नहीं लग रहा, ये क्लियर कुछ हो अच्छा गया कर, कोई डर नहीं है ना आपको? ना ना कोई नो डर नो नहीं। नो नेवर। ठीक है ठीक है। आज की स्वस्थ चर्चा में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो यहाँ चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा थी बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता को लेकर, चर्चा थी यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की बैठकों को लेकर, और चर्चा थी यहाँ रणनीति को लेकर। फिलहाल यहाँ चर्चाएं होती रहती है और रणनीति बनती रहती है, पर हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर कुछ चुनाव भी बेहतर हो। सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस दौरान हमने लगातार रणनीतियां देख रहे हैं, चर्चाएं भी देख रहे हैं, रैलियां देख रहे हैं, जनता से संवाद भी देख रहे हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जनता के लिए लड़ेगा कौन। हमने रणनीति देखी है, मेहनत देखी है, संघर्ष देखा है, पर उम्मीद करते हैं कि संघर्ष अगर राजनीति से अलग जनता के मुद्दों के लिए हो जाए तो तस्वीर भी बदलेगी और हमारा देश आगे भी बढ़ेगा। क्योंकि हम यहाँ पर संघर्ष केवल सीट के लिए देखते हैं, कुर्सी के लिए देखते हैं, अपने आप को सत्ता बनाए रखने के लिए देखते हैं। उम्मीद करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से और प्राइम टीवी के माध्यम से एक संघर्ष ऐसा भी हो जो जनता के लिए हो, तो तस्वीर भी बदलेगी, देश आगे बढ़ेगा और भारत का विश्व गुरु बनने का जो सपना है वो भी पूरा होगा। अन्यथा जो व्यवस्थाएं हैं जो चल रही हैं वो चलती रहेंगी, आरोप प्रत्यारोप के दौर भी रहेंगे, रणनीति बनेगी, चुनाव भी होते रहेंगे और जनता हमेशा की तरह ठगती जाती रहेगी। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।